वर्षा के हाथों में थमा मायके से आया भाभी का पत्र हवा से फड़फड़ा रहा था। वह सोच रही थी न जाने कैसा होगा लव। भाभी उसकी सही देखभाल भी कर पा रही होंगी या नहीं। भाभी ने लिखा था कि लव जब छत पर बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा था तो नीचे गिर गया। उसके पैर की हड्डी टूट गई, पर उसकी हालत गंभीर नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी मामूली चोटें आई थीं। हम उसका उचित इलाज करा रहे हैं। माँ, तुम रो रही हो? भरत ने पुकारा तो वर्षा की तंद्रा भंग हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने झटपट आंखें पोंछीं और भरत को गोद में बैठाकर मुस्कुराने का प्रयत्न कर पूछने लगी, स्कूल से कब आया भरत? कब का खड़ा हूँ, पर तुमने देखा ही नहीं। बहुत जोरों से भूख लगी है, भरत ने कंधे पर टंगा किताबों का बोझा उतारते हुए कहा। अभी खाना परोसती हूँ, कहती हुई वर्षा रसोई घर में गई। फौरन दाल चावल गरम कर लाई और भरत को खाना परोस दिया। माँ, तुम भी खाओ ना, भरत ने आग्रह किया। उसका आग्रह उचित भी था, क्योंकि प्रतिदिन वर्षा उसके साथ ही भोजन करती थी। लेकिन आज वर्षा के मुंह में निवाला चल ही नहीं रहा था। बार बार आंखों से आंसू आ रहे थे। मन लव के आसपास ही दौड़ रहा था। भरत शायद उसके मन के भाव समझ गया था, सो खाना खाते खाते रुक कर बोला, किसकी चिट्ठी आई है? किसी की नहीं, देखो मैं खा रही हूँ, वर्षा बोली। वह घर में बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहती थी, सो होठों पर नकली मुस्कान लाकर बेमन से खाने लगी। भरत संतुष्ट होकर चुप हो गया। फिर वह खाना खाकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गया। वर्षा उसके सिरहाने बैठकर थोड़ी देर उसका सिर सहलाती रही। फिर जब भरत ऊँघने लगा तो वह अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। पर मन फिर भी मायके की दहलीज पर जा पहुंचा। कैसा होगा लव? इस दुर्घटना के क्षणों में उसने माँ को अवश्य याद किया होगा। वह उसे याद करके रोया भी बहुत होगा। इतने छोटे बच्चे माँ से दूर रह भी कैसे सकते हैं? हो सकता है लव ने आदित्य को भी याद किया हो। आदित्य का कितना दुलारा था लव। वह दफ्तर से आते ही लव को गोद में लेकर बैठ जाते। उसके लिए भांति भांति के बिस्कुट, टॉफियां व खिलौने लेकर आते। उस वक्त लव था भी कितना प्यारा, गोरा चिट्टा गोल मटोल, जो देखता प्यार किए बिना नहीं रह पाता। जब लव 1.5 वर्ष का हुआ तो उसने नन्हे नन्हे बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। नन्हा सा दूल्हा बनकर कितना जच रहा था लव। यही सब सोचकर वर्षा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। रक्त कैंसर से आदित्य की मृत्यु न हुई होती तो उसका भरा पूरा परिवार क्यों बिखरता। आदित्य जीवित होता तो उसका प्यारा लव इस तरह क्यों भटकता। आदित्य को खोकर वर्षा 3 वर्ष के लव को सीने से चिपकाए मायके लौटी तो वहां उन दोनों माँ बेटों को दिन बिताने कठिन हो गए। आदित्य के जीवित रहते जो भैया भाभी उसे बार बार मायके आने को पत्र लिखते, वे ही एकाएक बेगाने बन गए। उन्हें उन दोनों का खर्च संभालना भारी लगा था। तब दुखी होकर पिता ने उसके पुनर्विवाह की कोशिश शुरू कर दी और एक अखबार में वैवाहिक विज्ञापन पढ़कर सुधीर के घर वालों से पत्र व्यवहार शुरू किया तो सुधीर से उसका रिश्ता पक्का हो गया। पर सुधीर व उसके घर वालों की एक ही शर्त थी कि वे बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ बिना बच्चे की विधवा ही स्वीकार थी, जबकि सुधीर भी एक बेटे का बाप था, विदुर था और अपने बेटे की खातिर ही विवाह कर रहा था। पर वह उसके बेटे का दर्द नहीं समझ पाया और उसे अस्वीकार कर दिया। अपने जिगर के टुकड़े को माँ बाप की गोद में छोड़कर वर्षा सुधीर से ब्याह कर ससुराल आ पहुंची थी। तब से सिर्फ पत्र ही लव की जानकारी पाने का साधन मात्र रह गए थे। पर उन पत्रों में यह भी लिखा होता कि वह अब हमेशा को लव को भूलकर अपने भविष्य को संवारे, बस सुधीर और भरत को किसी अभाव का आभास न होने दे, भरत को पूरी ममता दे। मेरठ से आए हुए उसे पूरा 1 वर्ष बीत गया। तब से एक बार भी वह मायके नहीं गई। सुधीर ने ही नहीं जाने दिया। हमेशा यही कहा कि अब मायके से कैसा मोह, घर में किसी वस्तु का अभाव है क्या। लेकिन अभाव तो वर्षा के मन में बसा था। वह एक दिन के लिए भी अपने लव को नहीं भूल पाती थी और अब भाभी के पत्र ने उसके मन की बेचैनी को कई गुना बढ़ा दिया था।
मन लव को बाहों में लेने और हृदय से लगाने को बेचैन हो उठा था। सुधीर घर लौटा तो वर्षा खुद को रोक न पाई और कह उठी, मैं 2 दिन के वास्ते मेरठ जाना चाहती हूँ। सुधीर ने वही रटा रटाया उत्तर दे डाला, क्या करोगी जाकर? वैसे भी आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। तीसरा महीना चल रहा है, वहाँ आराम कहाँ मिल पाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? भैया भाभी क्या मुझे हल में जोतेंगे? मैं वहाँ पूरे दिन बिस्तर तोड़ने के अलावा और करूँगी भी क्या? वर्षा जैसे विद्रोह पर उतर आई थी। उसने सास से भी जिद की, बहुत दिन हो गए मुझे मायके वालों को देखे। दिल्ली से मेरठ का रास्ता ही कितना है, सिर्फ 2 घंटे का। फिर भी मैं साल भर से मायके नहीं जा पाई हूँ और न कभी उन लोगों ने ही आने का साहस किया। सास ने वर्षा को मायके जाने की अनुमति दे दी। वर्षा अटैची में कपड़े रखने लगी तो भरत भी जिद कर उठा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा माँ, तुम्हारे बिना कैसे मन लगेगा? साल भर में ही भरत उससे काफी हिलमिल चुका था और उसे ही अपनी सगी माँ समझने लगा था। भरत को रोते देख सास ने उसे भी साथ ले जाने को कह दिया। क्या हुआ, यह भी कुछ दिन को घूम आएगा। बेचारे को असली ननिहाल तो कभी मिला ही नहीं, सौतेला ही सही। वर्षा ने भरत के कपड़े भी रख लिए। भरत के कपड़ों की अटैची अलग से तैयार हो गई। भले ही 2 दिनों को जाना हो, भरत को कई जोड़ी कपड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। वह बार बार कपड़े मैले कर लेता था। दोनों कार में बैठकर मेरठ चल पड़े। रास्ते भर भरत उसकी गोद में बैठकर भांति भांति के प्रश्न पूछता रहा। वर्षा मायके पहुंच देर तक माँ भाभी के गले से लिपटी रोती रही। भाभी बार बार पूछती रहीं, ठीक तो हो दीदी, सुधीर का व्यवहार तो ठीक है ना? वर्षा के मन में अपने लव का गम समाया हुआ था। वह क्या उत्तर देती? जैसे तैसे चाय के घूंट गले से नीचे उतारती रही। फिर भाभी खुद ही उसे लव के कमरे में ले गईं। नीचे जगह कम होने के कारण लव छत पर बने कमरे में रहता था। मूंज की ढीली चारपाई पर सिकुड़ी हुई मैली दरी पर अपाहिज बना पड़ा था लव। पहली नजर में वर्षा उसे पहचान नहीं पाई, फिर लिपट कर रोने लगी। यह क्या दशा हो गई लव की? लव काला सूखा कंकाल जैसा लग रहा था। वह भी माँ को कठिनाई से पहचान पाया। फिर आश्चर्य से वर्षा की कीमती साड़ी व आभूषणों को देखता रह गया। तू ठीक तो है ना लव? वर्षा ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फिराया, पर लव को उससे बात करते संकोच हो रहा था। वह नए वस्त्र व जूते मोजे पहने गोल मटोल भरत को भी घूर रहा था। माँ, यह कौन है? भरत ने लव को देखकर नाक मुंह सिकोड़ते हुए पूछा। वर्षा कहना चाहती थी कि लव तुम्हारा भाई है, पर यह सोचकर शब्द उसके होठों तक आते आते रह गए। क्या भरत लव को भाई के रूप में स्वीकार कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा। फिर लव को भाई बताकर उसके बाल मन पर ठेस पहुंचाने से क्या लाभ? तभी भरत अगला प्रश्न कर बैठा, माँ, यह कितना गंदा है, जैसे कई दिनों से नहाया ही न हो। चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। भाभी भरत को बहलाने लगी। दीदी, तुम लव से बातें करो ना। वर्षा की निगाहें पूरे कमरे का अवलोकन कर रही थीं। कमरा काफी गंदा था। छतों तथा दीवारों पर मकड़ियों के बड़े बड़े जाले और धूल की परतें जमी हुई थीं। उसे याद आया कि इस कमरे में तो घर का कबाड़ रखा जाता था। भाभी जैसे उसके मन के भाव ताड़ गईं, सो मजबूरी जताते हुए बोली, दीदी क्या करें, घर में कोई नौकर तो है नहीं। माँ जी ने ही इस कमरे का सामान निकाल कर इसकी सफाई की थी। वही लव की देखभाल करती हैं। मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिल पाती, फिर छोटे बच्चे भी ठहरे। ठीक कहती हो भाभी, कहती हुई वर्षा लव के सिरहाने बैठ गई। क्योंकि कमरे में कोई कुर्सी नहीं थी और स्टूल पर दवाइयाँ व पीने का पानी रखा हुआ था। लव, मुझे माँ कहो ना, कहती हुई वर्षा उसके बालों में हाथ फेरने लगी। माँ, बड़ी कठिनाई से लव कह सका, जैसे कोई अपराध कर रहा हो। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? वर्षा का स्वर गले में ही अटक गया। कैसे कहे कि उसने पुनर्विवाह कर लिया। आदित्य की यादें मिटाने की खातिर वह सुधीर का दामन थाम चुकी है। फिर लव को वह सब पता भी तो नहीं है। जिस वक्त सुधीर से उसकी शादी मंदिर में हुई थी, लव को घर में छिपा कर रखा गया था।
माँ, आप मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाई। वर्षा को याद आया वह लव से यही कहकर घर से निकली थी कि वह उसके लिए नए कपड़े खरीदने बाजार जा रही है। फिर 1 वर्ष पश्चात आज ही लौट कर आई है। वर्षा की पलकें भीग उठीं कि कितनी पुरानी बात याद रखी है लव ने। वह उसके पुराने घिसे पिटे कपड़े देखती रही। भाभी कहाँ नए कपड़े दिलवा पाती होंगी। माँ, मेरे नए कपड़े दे दो ना, लव जिद करने लगा। वर्षा के मन में आया कि वह भरत के नए कपड़े लाकर लव को पहना दे। नाप ठीक आएगा क्योंकि दोनों हैं ही एक आयु के। पर वह ऐसा नहीं कर सकी। मन में डर की लहर सी उठी कि अगर भरत ने कपड़ों की बात सुधीर व माजी को बता दी तो। तभी भाभी ने टोका, चलो दीदी, पहले भोजन कर लो, बाद में ऊपर आ जाना। वर्षा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। बीच में ही भाभी ने पूछना शुरू कर दिया, दीदी तुम लव के लिए कपड़े खिलौने वगैरह कुछ लेकर नहीं आई? वर्षा उत्तर नहीं दे पाई तो भाभी के चेहरे पर रूखापन छा गया। वह कुछ कड़वेपन से कहने लगी, लव है तो तुम्हारी कोख जाया ही, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। सुधीर की आमदनी भी तो कम नहीं है। घर में सभी कुछ मौजूद है। रुपए तुम्हारे हाथ में ही तो रहते होंगे। वर्षा को लगा कि भाभी ने जानबूझकर उसे इस तरह का पत्र लिखा था जिससे वह मेरठ आकर उन्हें कुछ दे जाए। भाभी शुरू की लालची जो ठहरी, दूसरों पर खर्च करना उन्होंने कहाँ सीखा है। माँ ने खाना परोस दिया पर वर्षा के मुंह में यह सोचकर निवाला नहीं चल पाया कि बेचारा लव पेट भर कहाँ खाता होगा। पिता और भैया भरत को लाड प्यार करते रहे। भैया उसे स्कूटर पर बिठाकर दुकान पर ले गए। वहां से उसे टॉफियां व फल दिलवा कर लाए। माँ और भाभी उससे सुधीर, भरत व ससुराल की ही बातें करती रहीं। तो ऊब कर उसने खुद ही लव की चर्चा छेड़ी। लव कैसा पढ़ रहा है, कैसे नंबर आए? ठीक है, अधिक पढ़कर भी उसे क्या करना है? थोड़ा बड़ा होगा तो मामा के साथ उनकी दुकान पर काम करने लगेगा, माँ बोली। वर्षा सोचने लगी, फिर तो लव पूरे घर के लिए मुफ्त का नौकर बनकर रह जाएगा। सभी लोग उस पर भांत भांत के हुक्म चलाते रहेंगे। सबने भोजन कर लिया तो भाभी बर्तन समेटने लगी, पर लव के भूखे रहने का किसी को आभास तक नहीं रहा। तब वर्षा अपने साथ लाए फल व मिठाई प्लेट में रखकर लव को देने चली गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।